हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका अपना अजय सर, विद्याम क्लासेस की तरफ से। और जैसे कि बच्चों, आप सभी को हमने प्रॉमिस किया था कि क्लास 10 सीबीएसई फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स में आपको प्रोवाइड करें। और 2 लेक्चर्स मैंने आपको प्रोवाइड भी किए हैं। इसी कड़ी में हम आपके लिए थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। और थैंक यू सो मच इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए, इतना अच्छा हमें फीडबैक देने के लिए। और आप सभी के इसी फीडबैक से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये हमारा लाइट का रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट 2 पार्ट्स जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि पहले वो 2 जो पार्ट है वो देख ले, पार्ट 1 पार्ट 2, ताकि आपको बेसिक नॉलेज मिल जाए रिफ्लेक्शन क्या होता है, मिरर्स कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे उसकी सारी एबीसीडी जो भी है वो सारी फास्ट पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपको मिल जाएगी। चलिए, अब आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 3 की, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। अभी जो ये आज का जो वीडियो है उसमें आपको मैं मिरर्स के थ्रू कैसे इमेज बनाई जाती है, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, इसके बारे में बताऊंगा। तो उसके पहले हम चलते हैं, और जो हमारी इमेज फॉर्मेशन की प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आता है रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल्स क्या होते हैं, अगर आप रूल्स समझ जाएंगे तो आपके लिए इमेज फॉर्मेशन करना बहुत आसान होगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने, जब मैंने कहा था कि थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन पढ़ के रखना, उन्होंने पढ़ के रखा होगा। मैं जल्दी से समराइज कर देता हूँ और आपको बताता हूँ। देखो, चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, हमारे लिए जो फर्स्ट रूल होता है कि व्हेनेवर द लाइट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेनेवर द लाइट रे कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा एक पॉइंट से पास होगी। और आपको याद है फोकस का डेफिनेशन भी था, और वो हमेशा कहां से पास आउट होगी, फोकस से पास आउट होगी। इज इट क्लियर? whenever a light ray comes parallel to the principal axis, after reflection it will pass from the focus। कहां से पास आउट होगी, वो फोकस से। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो यहां पर डेफिनेशन तो सेम नहीं रहेगी थियोरेटिकली, बट आप समझ जाओगे। whenever light ray comes parallel to the principal axis, after reflection it appear to meet at the focus। कैसा लगेगा कि वो फोकस से ही पास हो रही है, appears to meet at the focus। क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर होता है तो ये डाइवर्स कर रहा है, ये कन्वर्जिंग मिरर होता है तो ये कन्वर्स कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं, एक लाइट रे यहाँ पे पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से जाएगी, फोकस से। अगर हम एक और लाइट रे यहाँ पर लें जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगी, अपीयर, ऐसा लगेगा कि कहां से गई है वो, अपीयर टू फोकस, मतलब फोकस से पास आउट होगी। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट रूल क्लियर हुआ, बहुत सिंपल रूल है। जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा फोकस से पास आउट होगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास फ्रॉम द फोकस। इज दैट क्लियर? रूल 1 क्लियर है? क्या कह रहा हूं मैं रूल 1 में, कि लाइट रे अगर पैरेलल आई तो हमेशा कहां से पास आउट होगी, फोकस से होगी। और यहां अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो लाइट रे जब भी होगी, जो रिफ्लेक्शन के बाद वो ऐसा लगेगा अपीयर टू मीट एट द फोकस, फोकस से पास। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकंड रूल की बात करते हैं। देखो, सेकंड रूल बहुत सिंपल है, वाइस वर्सा रूल है। वाइस वर्सा, जब लाइट रे पैरेलल आ रही थी तो फोकस से जा रही थी, इसका वाइस वर्सा क्या होगा, अगर वो फोकस से पास आउट हो तो, अगर वो फोकस से पास आउट हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। जब भी कोई लाइट रे फोकस से पास आउट होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देखो, ये लाइट रे देखो यहां से आ रही है, ये लाइट रे यहां से आ रही है, कहां जा रही है, एक्चुअली ये फोकस की तरफ जा रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सेकंड लॉ जो है फर्स्ट लॉ का रेसिप्रोकल है, वाइस वर्सा, सॉरी। क्या है कि जब लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास आउट हो रही है, और जब लाइट रे फोकस से पास आउट हो रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो रही है, पैरेलल। और ये वैसा ही है जैसा कि आपने रूल्स पढ़े हैं रिफ्लेक्शन के, कि जब भी कोई लाइट रे किसी भी सरफेस पे जिस एंगल से वो इंसिडेंट होगी उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगी, पता है ना बेटा, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। तो क्या ये भी ट्रू होगा ना कि अगर लाइट रे
अगर हम लाइट रे की बात करें, देखो अगर लाइट रे सपोज यहां से आए तो, लाइट रे अगर आपकी यहां से आए तो रिफ्लेक्ट होकर वो जाएगी इसी डायरेक्शन में ना, क्यों जाएगी? क्योंकि यहाँ पे अगर इसको मैं इंसिडेंट मान लूंगा तो ये आपका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, होगी कि नहीं होगी? लाइट रे अगर यहां से यहां आई तो यहां से यहां जाएगी, सेम सेम पाथ को फॉलो करेगी। इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी कहा जाता है। क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट अगर इस पाथ को फॉलो करते हुए जा रही तो अगर इस पाथ से रिटर्न आएगी तो इसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे जाएगी। मैंने आपको बॉल का एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा। अगर बॉल को मैं यहां से जिस एंगल पे इंसिडेंट करूंगा बोर्ड के ऊपर, उसी एंगल से वो वापस जाएगी। और अगर मैं इस जगह खड़े होके उसी पॉइंट पे अगर मैं बॉल को हिट करूंगा इस बोर्ड को, तो वो उसी एंगल से वो वापस जाएगी। इसलिए इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ठीक है, जिस पाथ से फॉलो करके आई उसी पाथ को वो क्रॉस करते हुए जाएगी। इसीलिए जब हमारा, इसीलिए क्या हो रहा है हमारा कॉन्केव मिरर में हमने फर्स्ट रूल देखा था कि लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो हमेशा कहां से पास आउट होती है? वो फोकस से होती है। तो इसका वाइस वर्सा भी बिल्कुल ट्रू होगा। एक कॉन्वेक्स का ही बना देता हूं मैं। लाइट रे अगर, कैसा लगेगा कि वो कहां से पास आउट हो रही है? फोकस से। अब इसका जो ये हमारा फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल की बात करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो यहां पर अगर हम देखेंगे कि कोई भी लाइट है जो फोकस से पास आउट होगी, कहां से पास आउट होगी? फोकस से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसी हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सेम अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में क्या होगा कि लाइट कहां पर आ रही है? लाइट आ रही है फोकस पे। कहां आ रही है? फोकस पे आ रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। आपको ये दो रूल्स में से फर्स्ट वाला रूल ज्यादातर यूज होगा, वही याद रखना है। पर अगर कभी पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए कि ये क्या होता है। ठीक है, अगर लाइट पैरेलल आई है फोकस से जाएगी। अगर फोकस से पास आउट हो रही है, कहां से पास आउट हो रही है? फोकस से पास आउट हो रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट रूल, है ना? फर्स्ट एंड सेकंड रूल दोनों। अब आते हैं हमारे थर्ड रूल पे। थर्ड रूल क्या बोलता है? दिख रहा होगा आपको। A ray passing through the center of curvature of concave mirror are directed toward the center of curvature of the convex mirror। देखो सिंपल सी बात है। whenever a light ray whenever light ray comes from the center of the any mirror, चाहे कॉन्केव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, अगर वो सेंटर से पास आउट होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएगी? सेंटर से ही पास आउट होगी। सेंटर पे आने वाली या सेंटर से पास होने वाली जो भी लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर से ही जाएगी। मतलब जिस पाथ को फॉलो करते हुए आ रही है उसी पाथ को फॉलो करते हुए वो ऊपर जाएगी। समझ में आ रहा है? जिस पाथ को फॉलो करते हुए आ रही है उसी पाथ को फॉलो करते हुए जाएगी, अगर वो सेंटर से पास हो रही है तो। सेम केस यहाँ पर है। अगर हम कॉन्वेक्स की बात करें तो ये रूल इसमें भी लगेगा। अगर कोई भी लाइट रे सेंटर की तरफ जा रही है तो ऐसा लगेगा कि सेंटर से ही वो रिटर्न हो रही है। अच्छा, ऐसे ये रूल्स क्यों बनाए गए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ऐसा क्यों हो रहा है ना? तो ये से आपका जो थर्ड रूल क्या हुआ कि जब भी कोई लाइट रे सेंटर के, जब भी कोई लाइट रे सेंटर से पास आउट होगी, कहां से पास आउट होगी? सेंटर से पास आउट होगी, तो सेंटर से ही वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेंटर से क्या हो जाएगी? वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कॉन्केव मिरर की बात हो गई। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो जो लाइट रे सेंटर की तरफ आ रही है सेंटर से ही क्या हो जाएगी? पास आउट हो जाएगी। समझ में आया? थर्ड रूल क्या बेटा? whenever a light ray comes from the center after reflection it will follow the same path। जिस पाथ से फॉलो करते हुए आ रही उसी पाथ से वो रिटर्न हो जाएगी। अब ऐसा क्यों रहा है? इसका भी सिंपल रीजन है, आपको पता है। कोई भी लाइट रे अगर नॉर्मल के ऊपर इंसिडेंट होती है, नॉर्मल के ऊपर इंसिडेंट होती है तो वो वापस उसी पाथ को फॉलो करते हुए चली जाती है। और आपने देखा होगा अगर हम एक स्फेयर या सर्कल की बात करें और कोई भी लाइट रे, कोई भी अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो सेंटर से पास आउट होती है और उस पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो कितना डिग्री का एंगल बनाती है?
90 डिग्री का। इसका मतलब है यहाँ पर जो आपके नॉर्मल और इसके बीच में जो एंगल होगा सरफेस के बीच में कितना होगा 90। मतलब जो ये पाथ है ये एक्चुअली क्या है, नॉर्मल के ऊपर ही इंसिडेंट है, नॉर्मल के ऊपर ही इंसिडेंट, इसलिए लाइट रे जिस पाथ से फॉलो करते हैं उसी पाथ को रिटर्न हो जाएगी। गॉट इट? तो हमारा सेकंड रूल हुआ, थर्ड रूल हुआ सॉरी। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ रूल की। ये तो और सिंपल है, व्हेनेवर लाइट रे इंसिडेंट ऑन द पोल, जिस एंगल से वो पोल पे इंसिडेंट होती है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब आई इक्वल टू आर। सिंपल है, हमारा जो सरफेस होता है जब भी लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो उसी एंगल से वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हमारा रूल नंबर क्या है, 4 है। कितने रूल हो गए हमारे, 4। कौन सा है कि जब भी कोई लाइट पोल पे इंसिडेंट होगी जिस एंगल से उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हमारा फोर्थ रूल है। तो मैं रिपीट करता हूँ, फर्स्ट रूल क्या है, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, फोकस से पास आउट होगी। वाइस वर्सा कि अगर फोकस से पास हुई तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सेकंड रूल क्या था, जब भी कोई लाइट रे, थर्ड रूल सॉरी, जब भी कोई लाइट रे सेंटर से पास आउट होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर से ही वापस उसी पाथ को फॉलो करते हुए चली जाएगी। फोर्थ रूल क्या है कि व्हेनेवर लाइट रे कम्स फ्रॉम पोल की तरफ वो आएगी तो जिस एंगल से वो आ रही है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिस एंगल से वो आ रही है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये 4 रूल हमने पढ़े, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। एक बार फिर से इसको आप अच्छे से देख लीजिए। मैं जल्दी से आपके लिए यहाँ बना देता हूँ 4 रूल। अभी मैं सिर्फ कॉनकेव का बना लेता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। फर्स्ट रूल क्या है हमारा, फर्स्ट रूल, लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास आउट होती है, फोकस से पास आउट होती है। सेकंड रूल मैं बताता हूं आपको, तो ये पॉलिश कर लेना, नहीं तो बाद में बोलोगे सर ये तो मिरर ही नहीं है ना, तो हर मिरर की पॉलिश जरूरी है। सेकंड रूल है हमारा, जब भी कोई लाइट रे फोकस से पास आउट होगी, कहां से पास आउट होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल क्या है हमारा, थर्ड रूल की बात करें, लाइट सेंटर पे आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से आएगी, सेंटर से जाएगी। और फोर्थ रूल क्या है हमारा, कोई भी लाइट अगर पोल पे जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी, पोल से जिस एंगल से इंसिडेंट होगी उसी एंगल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बेटा जो मैंने एरो के साइन बनाए हैं ना, इससे आपको समझ में आ रहा होगा, और ये एरो के साइन आपको हर रे डायग्राम में बनाना जरूरी है। अगर आप एरो के साइन नहीं बता रहे हो तो आप बता नहीं पा रहे हो कि आपकी जो लाइट रे है उसकी डायरेक्शन क्या है। ये 4 रूल है सिंपल, जल्दी से नोट कर लो, एक बार आप भी अपने हैंड्स ऑन कर लो इसको तो आपको अच्छा रहेगा। हो गया? ठीक है, और जल्दी से अब इसका मैं कॉन्वेक्स का बता देता हूं आपको। जल्दी से आप कॉन्वेक्स का देख लीजिए। कॉन्वेक्स की बात करें, आप जो पॉलिश होगी वो इनसाइड होगी, तो लाइट रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास आउट होती है, फोकस से। कॉन्वेक्स है इसलिए डाइवर्स होगी, और जब इसको हम बैक साइड लेके आएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि कहां से पास आउट हुई है वो, फोकस से। रूल नंबर 1। सेकेंड रूल की बात करें, लाइट रे अगर फोकस से आ रही है, कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां जाएगी वो, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल की बात करें, सॉरी, कोई भी लाइट रे अगर सेंटर की तरफ आ रही है,
कहाँ आ रही है, सेंटर की तरफ आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर से ही क्या होगी, पास आउट हो जाएगी। फोर्थ रूल क्या होगा, कोई भी लाइट अगर पोल पे जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी, पोल पे जिस एंगल पे वो इंसिडेंट होगी उसी एंगल से वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये 4 रूल है। अब बात कर रहे हैं हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव की। तो देखो कॉन्वेक्स का जब भी रे डायग्राम बनाएंगे तो हम बस 2 ही रूल्स को फॉलो करेंगे, कि ये वाला और एक ये वाला, बस। इसलिए आपको 2 रूल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, बट हम जनरली इन दोनों ही रूल को ही यूज करके बनाएंगे। और अगर हम बात करें कॉन्वेक्स की, तो कॉन्वेक्स में भी हम 4 रूल है, 4 में से हम 3 रूल जनरली यूज करेंगे। ये फर्स्ट रूल आपका यूज करेंगे, थर्ड रूल ये आपका यूज करेंगे, फोर्थ, सेकंड वाला इतना यूज नहीं करेंगे। इसलिए आपको ये 3 रूल्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो अब जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आप देखते हैं बेटा हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। देखो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर पढ़ने के पहले हम कुछ बातें पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। मैंने आपको इमेज के बारे में बताया था। जब भी कोई ऑब्जेक्ट है मिरर में, जब उसकी इमेज बनती है तो इमेज 2 टाइप से बनती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल। अगर हम रियल इमेज की बात करें तो हमेशा वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनती है, और अगर हम वर्चुअल की बात करें तो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है। रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पे बनती है, उसी को रियल इमेज कहते हैं, और जो बिहाइंड द मिरर बनती है वो हमेशा क्या कहलाती है, वर्चुअल इमेज। ये आपको पता है। अब देखो इमेज फॉर्मेशन का मतलब ये कि अगर कहीं भी मिरर रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को बदल रहा है, तो ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन को बदलता है तो उस केस में इमेज भी क्या अपनी पोजीशन में चेंज करता है। सेकंड थिंग की बात करें साइज की, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हुआ है तो क्या उसकी जो साइज है वो सेम बनेगी, उससे बड़ी बनेगी या उससे छोटी बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं भी प्लेस्ड है उसके कंपैरिजन में जो इमेज बन रही है मिरर में वो कैसी बन रही है, उसका साइज कैसा है। थर्ड हम बात करेंगे पोजीशन, अगर ऑब्जेक्ट सपोज किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर रखा हुआ है तो उसका जो इमेज बनेगा मिरर में वो कहां बनेगा, उसी पोजीशन पे बनेगा, आगे पीछे बनेगा, ये जो भी रेफरेंस पॉइंट होगा उसके आसपास कहां बनेगा। ये हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक इमेज की होती है जो हमें पता करनी पड़ती है। और जो कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो 3 कैरेक्टरिस्टिक को हम डायरेक्टली बात करते हैं। पहला, इमेज का नेचर कैसा होगा, इमेज रियल है या वर्चुअल है। दूसरा, साइज कैसा होगा, स्मॉलर है, बिगर है या इक्वल है। और थर्ड बात करें पोजीशन की, अगर ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर किसी पोजीशन पर रखा हुआ है तो उसका इमेज कहां बन रहा है, ये हमें पता करना है। अब इसीलिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर में मैं पहले आपको पढ़ा रहा हूं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम पहले डिसाइड कर लेते हैं हमारे अकॉर्डिंग, कि भाई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा हुआ है तो उसकी पोजीशन कहां है। गॉट इट। तो इसमें हमारे पास निकल के आती है, टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 केसेस होते हैं, 6 केस होते हैं। उनमें से 5 जिनको मैं नॉर्मल केस बोलता हूं, और जो लास्ट वाला केस होता है उसको मैं एबनॉर्मल बोलता हूं। पहला है हमारा ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, ऑब्जेक्ट कहां है, इनफाइनाइट है। दूसरा है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन, नहीं, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और थर्ड है हमारा ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ है हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड कर्वेचर एंड फोकस। और सिक्स है हमारा फिफ्थ है हमारा ऑब्जेक्ट एट फोकस। और लास्ट हमारा है ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड फोकस। देखो पहला क्या है, ऑब्जेक्ट, मैं लिख के बताता हूं। सबसे पहले हम बात करें ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, दूसरा बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, थर्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, फिफ्थ एट फोकस। टोटल 6 केसेस में से ये 5 केसेस है। और जो आपका लास्ट केस है इसको मैं एबनॉर्मल केस बोलता हूं। वो क्यों बोलता हूं वही बताऊंगा। 6 केस इनसे अलग है, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो टोटल कॉन्केव मिरर के कितने केस हो गए बेटा, 6 केस। पहला इनफाइनाइट, दूसरा बिहाइंड द सी, थर्ड एट द सेंटर, फोर्थ बिटवीन सी एंड एफ, फिफ्थ एट फोकस एंड सिक्स बिटवीन फोकस एंड पोल। ये आपके 6 केस। अब मैंने आपसे बताया था कि
आपको इमेज की कैरेक्टरिस्टिक भी लिखनी होती है, और उस कैरेक्टरिस्टिक में 3 मेन पॉइंट है। पहला, उसका नेचर कैसा होता है, दूसरा साइज, और तीसरा इमेज की पोजीशन, इमेज कहां पर बन रही है। तो ये जो मैंने अभी आपको 6 केसेस लिखे हैं, किसके लिखे हैं ये? कॉन्केव मिरर में। कॉन्केव मिरर में हम ऑब्जेक्ट को कहां कहां प्लेस करा रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी इमेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अभी हम इमेज फॉर्मेशन पे एग्जैक्ट नहीं आए, अभी हम सिर्फ डेटा तैयार कर रहे हैं। उनमें से मैंने आपको 6 केस बताए। अब देखो बेटा, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, ये ट्रिक है, सिर्फ एक ट्रिक है ना, ये कोई ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, इसको समझना। देखो सर, नॉर्मल एबनॉर्मल तो अगर नॉर्मल डिफाइन करें तो ये जैसा सब कर रहे हैं, जो रूल फॉलो कर रहे हैं सभी फॉलो कर रहे हैं, नॉर्मल व्यक्ति है। जो वो रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल भी कह सकते हो अलग है भाई, हो सकता है कि बहुत टैलेंटेड हो तो दूसरा काम कर रहा हो, है ना, दोनों चीजें। अभी हम इसको एबनॉर्मल ले लेते हैं। नॉर्मल एबनॉर्मल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो 1 2 3 4 5 ये जो पांचों केस है ना बेटा, इनमें जो इमेज का नेचर होगा वो रियल होगा। कैसा होगा? रियल होगा। और ये वाला केस जो है ये इन सब से अलग जाएगा, और ये जो अपना इमेज फॉर्म करेगा वो कौन सा करेगा? वर्चुअल करेगा। कौन सा इमेज फॉर्म करेगा? वर्चुअल। रियल के साथ जब भी रियल इमेज बनता है तो हमेशा क्या होता है? वो इन्वर्टेड होता है। और वर्चुअल हमेशा क्या होता है? इरेक्ट। कैसा होता है? सीधा। वर्चुअल बनने का मतलब जैसे मैं खड़ा हूं अभी ऐसा, तो मेरी इमेज भी एज इट इज सीधी दिखेगी। और रियल इमेज में क्या होगा? इन्वर्टेड दिखेगी। जैसे ये पेन है, ये पेन आपको जैसा दिख रहा है, इसकी जब रियल इमेज बनेगी तो कैसा दिखेगा? आप इस तरीके से, ठीक है। मतलब जो इसका सर है ये पैर है, तो आपका सर नीचे हो जाएगा, पैर ऊपर। व्हाट इट? हमारी जो आईज इमेज बना रही है लेंस के थ्रू बना रही है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद, रियल इमेज बना रही है। तो जो भी व्यक्ति हमें दिख रहे हैं वो जनरली क्या है, उनकी इमेज जो बन रही है वो उल्टा बन रही है, और हमारा माइंड उसको रीड करके क्या करता है? सीधा कर देता है। ठीक है, चलो। तो क्या बताया मैंने कि पांचों जो केस है इसमें रियल इन्वर्टेड बनती है, और जो आपका लास्ट केस है 6 वाला, जिसको मैं एब्नॉर्मल केस बोलता हूं, नॉर्मल एब्नॉर्मल नॉर्मल, सारे के सारे रियल इन्वर्टेड बनाएंगे। और एब्नॉर्मल मतलब सब एब्नॉर्मल एक ही केस है जो वर्चुअल है, इरेक्ट है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक में से पहली कैरेक्टरिस्टिक तो फिक्स हो गई भैया, आपको याद ही नहीं करना है। 5 कैसे लाइन वाइज है, इनकी पोजीशन जो है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है। पहला इनफाइनाइट, दूसरा बिहाइंड द सेंटर, तीसरा सेंटर, चौथा सेंटर फोकस के बीच में, फिफ्थ वाला फोकस पे, और लास्ट वाला फोकस और पोल के बीच में। अब यहां पर हम चलते हैं और बात करते हैं हम पोजीशन की। तो पोजीशन भी देख लेते हैं भैया। तो पोजीशन का तो बहुत सिंपल रूल है। क्या होगा कि ये सभी अपने अपने साथ एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर लेंगे। जैसे इनफाइनाइट वाला बोलेगा कि भैया मेरे यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो मैं फोकस के घर में इमेज बना लूंगा। कहां पर बना लूंगा इमेज? फोकस में। अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है? इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, तो उसका इमेज कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। तो फोकस ने कहा ठीक है भैया, फिर मैं भी क्या करूंगा, अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो मैं इसकी इमेज कहां बना लूंगा? इनफाइनाइट पे बना लूंगा। दोनों ने आपस में साठगांठ कर ली। अगर तेरे घर में ऑब्जेक्ट रखा हो तो तू मेरे घर में इमेज बनाना, मेरे घर में ऑब्जेक्ट रखा हो तो मैं तेरे घर में इमेज बनाऊंगा। यहां तक क्लियर हो गया? मतलब दो की पोजीशन। ठीक है, इन्हें हम भी पेयरिंग कर लेते हैं। बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ने क्या बोला कि मेरे यहां पर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो मैं क्या करूंगा? बिटवीन सेंटर एंड फोकस इमेज बना लूंगा। कहां बना लूंगा? बिटवीन सेंटर एंड फोकस। कहां बना लूंगा भैया? अगर बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी इमेज क्या बनेगी? बिटवीन सेंटर एंड फोकस। कहां बनेगी? बिटवीन सेंटर एंड फोकस। तो इसने कहा ठीक है भैया, बिटवीन सेंटर एंड फोकस बनेगी। तो ये अगर मेरे घर में इमेज बना रहा है तो मेरे यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेगा तो मैं भी क्या करूंगा? इसके घर में इमेज बना लूंगा। इसने भी क्या करा? अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड फोकस होगा तो उसकी इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द सेंटर। कहां बनेगी? बिहाइंड द सेंटर। अब कौन बचा भैया? ये एबनॉर्मल को छोड़ दो, है ना, ये इनके साथ नहीं आएगा। तो ये बचा सिर्फ एट द सी। क्या बचा? सेंटर। तो इसने कहा ठीक है, तुमने अपनी अपनी पेयरिंग कर ली, तो मैं क्या करता हूं, अगर मेरे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो मेरी जो इमेज बनेगी वो मैं अपने पास ही बना लूंगा। मैं क्यों किसी के घर में जाऊं? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या करता है, जब भी आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा तो उसकी इमेज कहां बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर से देखते हैं।
अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो इमेज फोकस पे बनेगी, ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज इनफाइनाइट बनेगी। ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सेंटर रखा हो तो उसकी इमेज क्या बनेगी, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। और ऑब्जेक्ट अगर सेंटर एंड फोकस है तो इसकी इमेज क्या बनेगी, बिहाइंड द सेंटर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज क्या बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। अब आपका जो ये एबनॉर्मल केस है ना, जितनी भी है आपके नॉर्मल केसेस में जो इमेज बन रहा है वो कहां बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, क्योंकि सभी आपके इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही होंगे। एक अकेला नॉर्मल से अलग चलेगा जिसको हम एब्रोल कहते हैं, बोले ठीक है भैया तुम सब इन फ्रंट बनाओ, मैं बिहाइंड द मिरर बनाऊंगा। कहां बनाऊंगा, बिहाइंड द मिरर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बहुत सिंपल है, मैंने आपको नेचर याद करा दिया और मैंने आपको पोजीशन बता दी है, पैरिंग बता दी कौन कहां पे बना रहा है। क्लियर हो गई? अब साइज का क्या होगा, साइज का ट्रिक मैं आपको बाद में दूंगा, साइज का ट्रिक मैं आपको बाद में दूंगा, ठीक है? चलो एक बार इसको नोट कर लो। अरे छाप लो इसे कैसे ही, जल्दी से, 5 सेकंड दे रहा हूं। ओके ठीक है बच्चों, ट्रिक याद रखना, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। अब हमारा फर्स्ट केस और सेकंड केस दोनों आपको दिख रहा होगा, मैं खुद बना ड्रॉ करके बताता हूं इसमें। पहले आप एक बार समझ लो इसको क्या है। ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इनफाइनाइट पे रखा है, तो उसका जो इमेज बन रहा है कहां बन रहा है, फोकस में। मैंने अभी आपको बताया था। ऑब्जेक्ट अगर बिहाइंड द सेंटर रखा हुआ है तो उसका इमेज क्या बन रहा है, बिटवीन सेंटर। इसको समझने से पहले मैं एक बार फिर से आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता देता हूं। आपने थ्योरी फॉर्म में तो देख लिया, जरा एक बार कॉन्केव मिरर में कहां कहां रखा होगा इसको अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे रखा हो तो भैया फर्स्ट मैं यहाँ इनफाइनाइट पे देखता हूँ। इनफाइनाइट का मतलब ये है बेटा कि जो भी कॉन्केव मिरर है उसकी रेंज से बाहर रखा हुआ। इनफाइनाइट का मतलब वो नहीं कि बिल्कुल स्पेस में रखा हुआ, इनफाइनाइट का मतलब है जो भी कॉन्केव मिरर है उसकी रेंज से बाहर रखा हुआ। गॉट इट? अब यहाँ पर क्या है, पहला आ गया आपका, यहाँ पर हम भैया ये भी तो बना ले, कहाँ है आपका फोकस, कहाँ है आपका सेंटर, कहाँ है और आपका पोल कहाँ है। चलो अब हमारा सेकंड कहां पर आता है, बिहाइंड द सेंटर। ऑब्जेक्ट को एक एरो के साइन से डिनोट करते हैं, ये भी याद रखना। ऑब्जेक्ट को हमेशा किसके साइन से डिनोट करते हैं, एरो के साइन से। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड वाला आपका। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड आपका कहाँ आएगा, एट द सेंटर आएगा। अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ पोजीशन कहाँ आएगी आपकी, बिटवीन सेंटर एंड फोकस। फिफ्थ की बात करें तो कहाँ आएगा, एट फोकस। कहां पर आएगा, और ये हमारे सारे के सारे कौन से केसेस है, नॉर्मल केसेस है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हमारा एबनॉर्मल केस आता है, वो कहां आता है, बिटवीन फोकस एंड पोल, और उसकी इमेज क्या बनती है, बिहाइंड द मिरर। तो देखो बेटा, ये जितने भी केसेस है, फिफ्थ केस जो नॉर्मल तक मैं आपको बता रहा था, इन सभी में जो भी इमेज बनेगी इनके आपस में पोजीशन शेयरिंग है। सब कहां पर बनेगी इमेज, इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी, इसलिए सब कैसी बनेगी, रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। और जो 6 वाला केस है इसकी इमेज क्या बनेगी, बिहाइंड द मिरर, इसलिए वर्चुअल है और इरेक्ट है। ठीक है, एक बार इसको भी ड्रॉ कर लो, जल्दी से ड्रॉ कर लो इसको। चलो तो हम पहला केस देखते हैं, हमारा फर्स्ट केस देखते हैं। सबसे पहले कॉन्केव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं भैया, ये कॉन्केव मिरर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपका इनफाइनाइट पे रखा है, इनफाइनाइट से जो भी लाइट रे हमेशा चलकर आती है, ट्रेवल करती है, वो हमेशा मिरर के कहा जाके मिलती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिलती है। इनफाइनाइट से आने वाली हमेशा जो लाइट रे है वो कहाँ आके मिलती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आके मिरर पे मिलती है। ऐसा क्यों होता है, देखो सन से आने वाली जो भी लाइट रे है, सन से जो भी लाइट रे आ रही है वो तो देखो किसी न किसी एंगल पे है, किसी न किसी एंगल पे है। फिर क्यों लिखा है भैया कि सन से मतलब जो भी लाइट है इनफाइनाइट से आ रही है, इनफाइनाइट मतलब आ तो सन से ही रही है पर उस जो मिरर है उसके बाहर से आ रही है,
तो वो हमेशा क्या होंगी, वो पैरेलल होंगी। पर यहाँ पे आप देखोगे सन से जो लाइट है वो पैरेलल नहीं हो रही है। तो इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं कि बेटा जो सन से जब अर्थ पे लाइट रे आती है ना, तो वो लाइट रे इतनी दूर ट्रेवल करके आती है और हमारा जो अर्थ का सरफेस होता है, आपको पता है कि हमारे लिए वो 4 से 5 किलोमीटर तक फ्लैट होता है। तो उस केस में हम मानते हैं कि लाइट कैसी आ रही है, पैरेलल आ रही है। लाइट क्या हो गई है, उतने पर्टिकुलर स्पेस के लिए वो क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। हालांकि वो अगर आप देखोगे तो इतना लॉन्ग डिस्टेंस होता है कि वो हमारे लिए पैरेलल की तरह ही ट्रीट होता है। ओके, चलो ये तो अभी इसके बारे में और कभी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तो आगे बढ़ते हैं। तो जब भी इनफाइनाइट से लाइट रे आती है तो हमेशा कैसी आती है, पैरेलल आती है। और रूल नंबर 1 क्या बोलता है, जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आती है वो हमेशा कहां से चली जाती है भैया, जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो हमेशा कहां से पास आउट होती है, रूल नंबर 1 फोकस से। सेकंड लाइट रे को भी ले लो भैया, कहां से पास आउट हो गई, फोकस से। तो आपका इमेज का पोजीशन क्या आया, एट फोकस। ऑब्जेक्ट का है एट इंफिनिटी। नेचर कैसा है भैया, नॉर्मल कैसे, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड। अब जो रह गया है वो रह गया है साइज। तो आप देखोगे इनफाइनाइट की अगर बात करें, सपोज मान लेते हैं कि सन से लाइट रे आ रही है, तो सन बहुत बड़ा है, उसका जो इमेज बनेगा फोकस पे वो एक पॉइंट साइज बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड। मैं साइज यहां लिख देता हूं, कैसा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, पॉइंट साइज बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। तो फर्स्ट केस क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे हो तो उसका इमेज कहां बनेगा, फोकस से बनेगा। नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड होगा, और साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, बहुत छोटा। क्लियर है फर्स्ट केस। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इनफाइनाइट पे रखा है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इनफाइनाइट पे, इमेज का फोकस जो बनी है, नेचर रियल इन्वर्टेड है, और आपका साइज कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। ठीक है बेटा, फर्स्ट केस हो गया। चलो सेकंड केस की तरफ बढ़ते, कोशिश करते हैं यहीं पे ड्रॉ करने का। सेकंड केस मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है भैया, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका सेंटर बना लिया, ये फोकस बना लिया, ये पोल बना लिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिहाइंड द सेंटर, कहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, बिहाइंड द सेंटर रखा हुआ है। तो बिहाइंड द सेंटर रखा हुआ है और हमें इमेज फॉर्मेशन करने के लिए दो लाइटें चाहिए। इसका मतलब हमें हम यहाँ पर कौन से रूल लगाने पड़ेंगे, दो रूल लगाते। पहला रूल तो बेटा फिक्स है, जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करने जाओगे एक रूल तो बिल्कुल फिक्स लगाना है कि लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी और हमेशा फोकस से जाएगी। ये रूल तो आपको लगाना ही लगाना है। आप ये रूल मान के चलोगे तो फिक्स है और ये रूल लगाना है। आप चाहे बुक में कुछ और पढ़े, चाहे किसी और से कुछ भी पढ़े, पर ये रूल आपको लगाना ही है। आप इमेज फॉर्मेशन के डायग्राम कभी नहीं भूलोगे, रे डायग्राम कभी नहीं भूलोगे। तो हम लगा देते भैया, फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास आउट होगा, वो फोकस से पास आउट होगा। कहां से पास आउट होगा, फोकस से पास आउट होगा। ठीक है, सेकंड रूल लगाते हैं। सेकंड रूल इजी लगाते हैं, वही सेंटर वाला लगा लेते हैं। जब भी कोई लाइट रे सेंटर से पास आउट होगी, जब भी कोई लाइट रे सेंटर से पास आउट होगी तो हमेशा कहां से रिफ्लेक्ट होगी, सेंटर से ही रिफ्लेक्ट होगी, सेंटर से ही वापस जाएगी। जब ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को कट करेंगे तो देखो एक दूसरे को कट यहां कर रही हैं, जिस जहां पर आपका ये पॉइंट दिख रहा है वहीं से आपकी इमेज बनना स्टार्ट होगी। दैट्स मीन आपकी इमेज इस तरीके से बनेगी। मतलब आपका, अगर ये इमेज को मैं ए बी नाम दूं तो यहां पर इमेज क्या बनेगी, बी ए, क्या बनेगी, बी ए। अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट का नाम मैंने ए बी दिया है तो इमेज को स्पेसिफाई करने के लिए मैंने डैश लगा दिया। आपकी बुक में भी डैश लगा हुआ है, जरा ध्यान देना। तो इमेज को मैंने रिप्रेजेंट किया डैश से। आपका ऑब्जेक्ट जो था वो ए बी था, उसकी इमेज क्या बनी है, बी डैश ए डैश इन्वर्टेड बनी है। कैसी बनी है, इन्वर्टेड बने। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहां पर आप देखोगे जब भी आपका ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सेंटर रखा होगा उसकी इमेज हमेशा सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। और अगर आप साइज की बात करें
तो पहले तो मैं लिख देता हूं इसका नेचर कैसा होगा भैया, फिक्स है वो तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। पोजीशन की बात करें क्या आएगा, बिटवीन सेंटर एंड फोकस, मैंने अभी आपको बताया था। साइज की बात करें तो देखो पहले वाले केस में साइज बहुत छोटी बनी थी, अभी भी इस केस में साइज छोटी तो बन रही है लेकिन इससे बड़ी बन रही है, तो हम लिखेंगे स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। स्मॉलर बनेगी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कैसी बन रही है बेटा, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारा सेकंड केस है जहां पे ऑब्जेक्ट कहां रखा रहता है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां रखा रहता है, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला रूल लगाया कि लाइट रे कैसी गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास आउट हुई, फोकस से हुई है। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास आउट हुई है, फोकस से पास हुई है। सेकंड रूल लगाया कि लाइट ने सेंटर से, कोई लाइट यहां से इंटर होते हुए मिरर पे आई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेंटर से पास आउट हुई। जो भी रिफ्लेक्टेड लाइट रे उन दोनों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट किया, मतलब बिटवीन सेंटर एंड फोकस कट किया, तो इमेज भी कहां बना, बिटवीन सेंटर एंड फोकस बना। जहां पे पॉइंट आता है इमेज वहीं से बनना स्टार्ट हुई, इसलिए इन्वर्टेड बनी। तो आपका अगर ऑब्जेक्ट ए बी था तो इमेज कैसा बना, बी डैश ए डैश। डैश का मतलब क्या है, इमेज को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, इमेज का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। गॉट इट, समझ में आया। चलो ये दो केस होगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला केस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी ध्यान रखना है ना। अच्छा, आपसे परफेक्ट कैसे बनेगा देखो आप परफेक्ट इस तरीके से बना सकते हो। अभी तक मैंने आपको जितना भी रफ डायग्राम ही बताया, आपको अगर प्रॉपरली बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका राउंडर आपको लेना है, एक 2 से 3 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करना है, जहां पर आपका राउंडर पॉइंट करेगा वही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। और जो भी आपका कर्व बना है उसका जो सेंटर पॉइंट होगा पोल होगा, तो पोल और सेंटर बन जाएगा। पोल और सेंटर का मिड पॉइंट ले लेना, वो फोकस से मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था। तीन चीजें आपकी आ जाएंगी। अब ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखना, और प्रॉपर अगर आप इसको डायमेंशन से बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली आपका जो डायग्राम है इसी तरीके से रिप्रेजेंट होगा और बहुत अच्छा लगेगा। तो आप जब भी एग्जाम में बनाएंगे डायग्राम इसी तरीके से बनाएंगे। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी मैं बात करूंगा ऑब्जेक्ट एट सी की। थर्ड केस, ऑब्जेक्ट एट सी। अब देखो पहले तो एक रफ डायग्राम यहां देख लेते हैं, बना हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, कहां रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो देखो उसका इमेज क्या बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बन रहा है ना। कहां बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा यहां देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट आपका अगर सेंटर और फोकस के बीच में रखा है तो उसका इमेज क्या बन रहा है, इस तरह। चलिए इसको मैं ही बना के बताता हूं तो आपको थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। थर्ड केस हमारा ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जरा देखो इसको, ये आ गया आपका पोल, ये आ गया आपका फोकस, ये आ गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट रखते भैया, ये आपने क्या रख दिया, आपका सी पर आपने ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रख दिया है, ऑब्जेक्ट रख दिया। ड्रॉ करो जल्दी से यहां तक। चलो लगाए रूल। फर्स्ट रूल क्या लगेगा, फर्स्ट रूल बिल्कुल फिक्स है, लाइट हमेशा फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस, रिफ्लेक्शन के बाद। तो भैया फर्स्ट रूल लगा देते हैं इसमें, और प्रिंसिपल एक्सिस के वो कहां गई, पैरेलल आई, और रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास आउट हो गई भैया, फोकस हो गई। थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ कि फोकस से पास आउट हो रही है ना। अब अगर आप प्रॉपर स्केल वगैरह पेंसिल स्केल और राउंडर लोगे तो प्रॉपर कहां से पास आउट होगी, फोकस। अब उसके बाद आता है भैया, अगर हम तो मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड वाला रूल है वो मैं बहुत कम यूज करूंगा। जनरली बहुत सारी बुक में वो सेकंड वाला रूल यूज किया है, वो फोकस से लेके उसको यहाँ पे लेके आते हैं। तो हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि जो हमारा फोर्थ रूल था कि जब भी कोई लाइट रे पोल पे इंसिडेंट होगी, जिस एंगल से वो इंसिडेंट होगी उसी एंगल से क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी।
और आप देखोगे आपका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, बिल्कुल सेंटर पे बनेगा। अगर ये ए बी था तो ये क्या बनेगा, बी डैश ए डैश बनेगा। क्या किया मैंने किया कि एक लाइट रे को कहां पर भेजा, पोल पे भेजा, जिस एंगल पे वो आया था उसी एंगल से वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, और इमेज कहां बनी आपकी, सेंटर पे बनी। कहां बनी, सेंटर पे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम लिखे तो नेचर कैसा होगा, फिक्स है वो तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। पोजीशन की बात करें तो सेम, कहां पर बनेगा, एट द सेंटर ही बनेगी। साइज की बात करें तो देखो रूल नंबर, पोजीशन नंबर फर्स्ट इनफाइनाइट पे था, पोजीशन फोकस बनी और साइज हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड में बिहाइंड द सेंटर था, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में आपका इमेज बना, और उससे तो बड़ा बना, ऑब्जेक्ट से छोटा था लेकिन उस पॉइंट साइज से बड़ा। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जब धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है उसकी जो साइज है वो इंक्रीज होती जा रही है। और इस थर्ड वाले केस में इक्वल इन साइज, मतलब सेम साइज। अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर की ही बनेगी। थर्ड केस वो है जहां पर ऑब्जेक्ट जो है उसका जब इमेज मिरर में बनेगा तो उसकी जो साइज होगी सेम होगी। कैसी होगी, सेम। अब अगले केस में आप समझ सकते हो, बहुत छोटी बनी, थोड़ी सी बड़ी बनी, अब बराबर बनी। इसके बाद वाला जो केस होगा उसमें आपका इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा। कैसा होगा, बड़ा होगा। ध्यान रखना। जो हमारा फोर्थ केस है जो हम इसके बाद अब पढ़ने वाले, चलो तो फोर्थ केस भी जल्दी से दिख लेते। ऑब्जेक्ट कहां भी है फोर्थ केस में, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कहां पर रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो भैया जल्दी से बना लेते हैं उसका भी। देखो ये मैं पॉलिश करना भूल जाता हूं भैया, आप लोगों को नहीं भूलना, ध्यान रखना है ना, ये तो बाद में बोलो सर ये तो मिरर ही नहीं था। चलो तो सबसे पहले ये फोकस, सेंटर, और ये हमारा ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है आपका बिटवीन सेंटर एंड फोकस। नाम भी दे दिया भैया ए बी। चलो रूल नंबर 1 तो भैया बिल्कुल फिक्स है कि जब भी कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी हमेशा वो फोकस से पास आउट होगी, और ये रूल नंबर 1 आपको लगाना ही है। रूल नंबर 1 फिक्स है बेटा, रे डायग्राम में ये आप मान के चलो फिक्स है। पहली लाइट है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजनी है और रिफ्लेक्शन का फोकस से पास आउट करना है। अब मैंने आपको बताया था पोल वाला, तो सेकंड लगा देते हैं। जब भी कोई लाइट रे पोल से होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, वापस वो पोल से ही जाएगी उसी एंगल। अब आप देखो कि आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो यहाँ, सॉरी जो आपका इमेज बनेगा वो यहाँ बनेगा ऑब्जेक्ट का। अगर ये ए बी है तो आपका इमेज क्या बन रहा है, बी डैश ए डैश बन रहा है। और आपको दिख रहा होगा साइज में, अगर ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये 4 से 5 सेंटीमीटर का बन रहा है। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो नेचर तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा भैया, ये तो फिक्स है। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन की बात करें तो आप सभी को पहले से ही पता है कि तो बिहाइंड द सेंटर ही बनना था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट है तो वो कहां जाएगा, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगर हम साइज की बात करें, साइज की, तो क्या बनेगा, इनलार्ज बनेगी, मतलब बिगर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। समझ में आया। रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, उसकी इमेज कहां बनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको रे डायग्राम पता हो। अगर आपको रे डायग्राम नहीं पता होंगे तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। और मैंने इसका आपको पहले भी कहा है कि अगर आपको इस चैप्टर में कोई से भी नंबर को मिस नहीं करना एग्जाम में तो रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रे डायग्राम के बिहाफ पर ही आप न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये ध्यान रखना बच्चों, क्लियर है। चलो तो हमारे पास हमने 4 केसेस देख लिए। हमारा जो नेक्स्ट है फिफ्थ केस देखते हैं भैया, कहां रहेगा ऑब्जेक्ट। नॉर्मल में लास्ट केस है, इसके बाद एबनॉर्मल बचेगा। तो भैया अब हमारा ऑब्जेक्ट जंप करता करता कहां गया, जंप भी तो कर रहा है वो तब से, अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पहले वो इनफाइनाइट पे था, फिर जंप करके बिहाइंड द सेंटर आया, फिर सेंटर पे आया, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आया, अब जंप करके कहां गया है,
फोकस पे आ गया ना भाई, जंप करता करता। तो यहाँ पर आप देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फोकस पे। रूल नंबर 1 फिक्स है, कहा जाएगा ऑब्जेक्ट से लाइट रे पास वाला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और पैरेलल से जाने वाली सारी लाइट रे कहां से पास आउट होती है, फोकस से पास आउट होती है। कहां से पास आउट होती है, फोकस। और इसके बाद तो रूल मैंने फिक्स कर ही दिया है, आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइट रे को पोल पे भेजना है और एक उससे रिफ्लेक्ट कराना है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। और आप देखोगे ये दोनों लाइट रे बिल्कुल पैरेलल जा रही है, और आपको भी पता है पैरेलल लाइट रे कहां जाके मिलती है, इनफाइनाइट में मिलती है। तो इसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। पोजीशन क्या होगी भैया, इनफाइनाइट होगी, क्योंकि इनफाइनाइट का जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था उसका जो इमेज बना था फोकस पे, तो इसका उल्टा हो गया, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा, इमेज क्या बना है, इनफाइनाइट। थर्ड, अगर हम साइज की बात करें तो हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी बनेगी। जस्ट रेसिप्रोकल यार, वहां पर ऑब्जेक्ट था तो साइज बहुत डिमिनिश बनी थी, यहां पर ऑब्जेक्ट है तो इसकी साइज बहुत बड़ी बनी, हाईली इनलार्ज। तो ये हमारे नॉर्मल केस हुआ बेटा। अब हमारा आता है 6 वाला एब्नॉर्मल केस, जिसमें इमेज क्या बनती है, बिहाइंड द सेंटर। तो भैया ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, कहां रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका फोकस एंड पोल के बीच में। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, फोकस एंड पोल के बीच में। ठीक है भैया। रूल नंबर 1 तो फिक्स है, वो बिल्कुल नहीं बदलेगा। रूल नंबर 1 बिल्कुल फिक्स है कि लाइट रे अगर ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट उसका लाइट रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के कहां जाएगा, पैरेलल जाएगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे पास आउट होगा, वो फोकस से पास आउट। ये बिल्कुल फिक्स रूल है बेटा, इसको नहीं बदलना है, हमको यही लगाना है हर बार, यही रूल आपको लगाना है। चलो दूसरा रूल लगाएंगे, सेम, हमने रूल चेंज नहीं किया है, हर जगह एक ही रूल लगाया कि पोल से गया, जिस एंगल से गया, तो यहां भी वही लगा देते हैं, जिस एंगल से आया है उसी एंगल से वो। अब देखो ये दोनों लाइट रे अगर आप देखोगे ना तो ऐसे स्प्रेड हो रही है, ऐसे फैल रही है, स्प्रेड आउट हो रही है ऐसे। अगर मैं इनको बैक लेके आऊंगा तो किसी ना किसी पॉइंट पे आके मिलेंगे, समझना, ये लाइट रे इस तरीके से स्प्रेड हो रही है। अगर मैं इनको बैक लेके आऊंगा तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे मिलेंगी, और ऑब्वियस सी बात है कहां मिलेंगी, तो भैया इन दोनों लाइट रे को अगर हम बैक साइड लेके आते हैं तो आप देखोगे ये दोनों लाइट रे मिरर के पीछे मिल रही है, और यहाँ पर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वहीं से आपका इमेज बनना स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये यहाँ पर आप देखोगे, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी है तो उसका इमेज कैसा बन रहा है, ए डैश बी डैश बन रहा है, मतलब सीधा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो यहाँ आप देखोगे, अगर मैं नेचर की बात करूं, एबनॉर्मल कैसे रटा हुआ होना चाहिए, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, बिल्कुल सही। दूसरा पोजीशन की बात करें तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर। और अगर हम साइज की बात करें तो लार्जर बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 6 केसेस थे। 6 केसेस कॉन्केव के हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों को कहीं डाउट आ रहा है तो एक बार रिवाइंड कर लें, पीछे चले जाए, देख लें और आगे आ जाए। ठीक है, तो मैं एक बार जल्दी से गो थ्रू कर देता हूं। पहला ऑब्जेक्ट इंडिफाइनाइट पे था, इमेज आपकी रियल इन्वर्टेड ही बनेगी, नॉर्मल केसेस 5 केसेस है। उसका जब ऑब्जेक्ट आपने इन्फाइनाइट पे था तो उसकी इमेज फोकस पे बनी थी। ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सेंटर था, ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस बनी। ऑब्जेक्ट सेंटर पे था, इमेज भी सेंटर पे बनी। ऑब्जेक्ट्स बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस था तो इमेज बिहाइंड द सेंटर बनी। ऑब्जेक्ट फोकस पे था, इमेज इनफाइनाइट। और ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल है तो इमेज क्या बन रही है आपकी, बिहाइंड द मिरर। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और बच्चों ये रे डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है, पोजीशन साइज इसलिए इंपॉर्टेंट है, और नेचर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो न्यूमेरिकल्स में कुछ न्यूमेरिकल्स तो बिना पेन और कॉपी लिए ही आप ओरली इसको सॉल्व कर पाओगे। इवन ये तो बता ही पाओगे कि इमेज बड़ी बनने वाली है, जो आंसर आने वाला है उससे ज्यादा आने वाला है कि कम आने वाला है। अगर आपको इमेज ये भी मालूम पड़ गया रियल है कि वर्चुअल है, तो भी उससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से, और जल्दी से वो सॉल्व हो जाएगा।
चलिए अब हम आते हैं, हमारा ये केस तो हमने देख लिए हैं। अब आते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर्स। इसके सिर्फ दो ही केस है। पहला केस है ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे और दूसरा क्या ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रखा। अगर मैं इसको यहाँ देखूं या बना के बताऊं आपको, तो आप देखोगे ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो भैया, इनफाइनाइट पे कहीं भी रखा हो। और दूसरा केस क्या बोलता है, ये जो आपका पोल है ना, ये और इनफाइनाइट के बीच में यहाँ पे कहीं भी रखा हो। ये दो केस है बस। और इन दोनों केसेस में ये वाला केस इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो वही है जिसे हमने प्रिंसिपल फोकस का जो डेफिनेशन लिखा था ना इसके लिए, एज इट इज वही फर्स्ट केस है। सेकंड वाला केस थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से इसको भी देख लेते हैं बच्चों और आगे बढ़ते करें स्टार्ट। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हो तो इनफाइनाइट पे रखे हुए जितने भी ऑब्जेक्ट है उनसे जो लाइट रे आती है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे कैसी आती है भैया, पैरेलल आती है। और आपको पता है कि डाइवर्जिंग इमेज होता है, तो ये क्या कर रहा है, डाइवर्स कर रहा है। दैट्स मीन अगर हम इसको बैक साइड लेके जाएं तो ये कहां मिल रही है, दोनों लाइट रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे। इसमें अगर हम बात करें नेचर की, तो देखो बिहाइंड द मिरर बना वाला नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सबसे अच्छी चीज क्या है पता है कॉन्वेक्स की, कि इसमें दो केस है, दोनों में वर्चुअल इरेक्ट बनता है, क्योंकि दोनों में इमेज क्या बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। तो भैया कोई टेंशन नहीं लेना है। पोजीशन कहां बनी भैया, पोजीशन हम लिख सकते हैं एट द फोकस। और ये कॉन्वेक्स का है तो ये वर्चुअल फोकस भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, वर्चुअल फोकस। थर्ड की अगर हम बात करें तो साइज की बात करें तो आपको दिख ही रहा है हाईली डिमिनिश्ड है, पॉइंट साइज इमेज है। तीन कैरेक्टरिस्टिक है, नेचर, पोजीशन, साइज। नेचर वर्चुअल इरेक्ट है, पोजीशन इसकी बिहाइंड द मिरर भी लिख दोगे, एट द फोकस लिख दोगे, दोनों ही सही है। और थर्ड है साइज तो हाईली डिमिनिश्ड है। सेकंड केस की बात करें, चलो अच्छा बना लो, ज्यादा जल्दी नहीं करते, बना लो आप आराम से, ठीक है। चलो यही बना देता हूं मैं इसका आपको सेकंड केस, तो कंपेयर हो जाएगा। चलो भैया, ये आपने कॉन्वेक्स मिरर बना दिया, ये आपने पॉलिश भी कर दी, ये इसका फोकस भी लिख दिया और ये इसका सेंटर भी लिख दिया, ठीक है भैया। ऑब्जेक्ट सेकंड में कहा होना चाहिए, बिटवीन पोल एंड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पोल के बीच में कहीं भी रखा होगा, कहीं भी, ये रख दिया, कहीं भी रख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें कोई 6 केसेस नहीं, आप कहीं भी रख दो, पहला इनफाइनाइट, दूसरा उस पोल और इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी रख दो। तो सबसे पहले लाइट रे कहां जाएगी भैया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास आउट होगी, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास आउट होगी, फोकस से पास आउट होगी। भैया मिरर के बिहाइंड जब भी हम कोई भी लाइट लेते हैं हमेशा डॉटेड फॉर्म में लेना है, डॉटेड फॉर्म में लेना है। ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका होता है कि हम मिरर के अंदर की बात करें। और दूसरा जो इसका रूल है सेंटर वाला है, जब भी कोई लाइट रे सेंटर से पास आउट होगी, कहां से पास आउट होगी, सेंटर से पास आउट होगी, तो जब भी लाइट रे सेंटर से पास आउट होगी तो सेंटर से ही क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपकी इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर ही बनेगी। साइज आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा होगा, साइज आपको ऑटोमेटिकली दिख रहा होगा कि इससे छोटा बन रहा है। तो नेचर की बात करें तो वो फिक्स है भैया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन की बात करें तो क्या लिखेंगे, बिहाइंड द मिरर। क्या लिखेंगे, बिहाइंड द, क्योंकि। और थर्ड अगर हम साइज की बात करें, स्मॉलर। साइज कैसा होगा, छोटा होगा। साइज कैसा होगा, छोटा होगा। बना लो इसको। तो बच्चों आई होप आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आप इसी प्रकार से अपना फीडबैक, अपना प्यार हमें देते रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चलते हैं और उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा लेंसेज के बारे में
और यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।